चेक चेक 1 2 3 चेक 1 2 3 आर वी रोलिंग उधर ओके वेलकम फर्स्ट एपिसोड ऑफ टेक 2 सीजन 2 बहुत awkward था, मुझे पता है, बट मुझे ना कहीं अपना अंदर का वो एक कैमरा कॉन्शियस जो पर्सनैलिटी है ना, उसको निकाल देना होता है स्टार्टिंग में ही। और आपको ये देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस सीज़न मैंने ना कुछ चेंजेस करने के सोचा है। आई थिंक लास्ट ईयर जो मैंने ये पूरा बनाया था पॉडकास्ट, जो फर्स्ट सीज़न था, उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मेरे ख्याल से ये था कि थोड़ा ज़्यादा ही पॉलिश था। मतलब कुछ ज़्यादा ही एडिट्स थे, कुछ ज़्यादा ही कट्स थे, कुछ ज़्यादा ही साउंड इफ़ेक्ट्स, ये सब वो सब डाल के। और उस चक्कर में ना मतलब एक रॉनेस कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी। मैं कॉन्शियस भी था, बहुत इमेज कॉन्शियस था, हाँ सॉरी, यही एग्जैक्टली इसी वजह से, क्योंकि मेरे अंदर था कि यार मैंने अगर ये वर्ड गलत प्रोनाउंस कर दिया तो, या मैंने इसकी क्या बोलते हैं रिपीट कर दिया अगर मैंने कुछ चीज़, या मैंने अगर लंबे ब्रेक ले लिए बोलने के बीच में, तो मुझे कहीं ना कहीं एक अंदर से लगता था कि यार फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा उतना मेरे ख्याल से, या फिर मतलब वो उतना आई कैची नहीं हो पाएगा, मैं प्रेजेंटेबल नहीं लग पाऊँगा। और जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना, मेरा फर्स्ट एकदम जो कॉन्शियसनेस होता है वो एकदम आके एकदम फॉर्मल सब कुछ हो आता है। धीरे धीरे आई थिंक मैं 1 साल से 1.5 साल से कर रहा हूँ यार ये यूट्यूब वाला, तो अब वो 1-2 सेंटेंस में ख़त्म हुआ था, जैसे आपने देखा कि स्टार्टिंग का वेलकम टू टेक 2 वाला हो गया, बट उसके बाद ये कहीं ना कहीं अब सबसाइड कर चुका है। अब मैं काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका हूँ कैमरा के सामने। बाकी तो वैसे आप ही जज करोगे कितना नॉर्मल हुआ हूँ, बट हाँ, इन शॉर्ट इस सीज़न में चीज़ें थोड़ी सी रॉ रखना चाहता हूँ। इन शॉर्ट इस सीज़न में थोड़ी सी ऐसे रखना चाहता हूँ जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, और इंटरैक्टिव, पता नहीं यार यूट्यूब थोड़ा सा लिमिटेड है इंटरैक्टिव चीज़ें होने में, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड है, फिर कमेंट्स पे वो देखना पड़ता है। बट क्योंकि बस 10-20 लोग हैं जो देखेंगे, और मेरे को ज़्यादा चाहिए भी नहीं। आई थिंक ये 10-20 लोग वो हैं जिन्हें फिल्में इतनी पसंद है, या उन्हें फिल्में देखने की इतनी आदत है कि वो लोग थोड़ा सा बिलीव सस्पेंड कर देंगे, इतना सा, और वो लोग थोड़ा सा झेल लेंगे, क्योंकि अगर आप बॉलीवुड देखते हो तो झेलने की तो आदत थोड़ी सी हो जाती है मीडियोकर कंटेंट। तो कहीं ना कहीं मैं शायद ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वजह से आए हैं कि फैंसी ग्राफिक्स, फैंसी इंट्रोज ये सब मिलेंगे, तो शायद डिसअपॉइंट होंगे। मैं इस बार बहुत ही रफ रखना चाहता हूँ, एपिसोड बहुत ही रॉ रखना चाहता हूँ। मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से जस्ट पहले मूवी ख़त्म करूँगा और इमीडिएटली पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा। जिस हालत में मैं मूवी देखा था उस हालत में मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं, बाल कैसे हैं कैसे नहीं, वो सब मेरे मेन चैनल का जो ट्यापा है वो वहीं चलेगा। इधर एकदम रॉ, रैंडम, रैम्बलिंग, और बीच बीच में हल्का सा मैं स्पेस्ड आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, फिर इमेजिन करने लग गया उन चीज़ों को लेके। और मैं उतना उनको कट आउट नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वो आपको ऐसा एक्सपीरियंस लगे कि आप मेरे साथ बैठे हुए हो और हम लोग बातें कर रहे हैं। शायद सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, बट हाँ ठीक है तो ठीक है यार, विदाउट एनी फर्दर अडू, आप फॉर्मेलिटी शुरू करते हैं। बेसिकली पहला एपिसोड, सेकंड सीजन, तमाशा के वेद के ऊपर। आपको लगा था मैं इंट्रो डालूंगा, चलो डाल। लास्ट ईयर मैंने तारा के ऊपर एक एपिसोड किया था। पर्सनली मेरा लास्ट ईयर का सबसे फेवरेट एपिसोड वही था, क्योंकि ऑल्दो मैंने बहुत ट्राई किया था उसको अच्छा
दिखने के लिए या लगे कि वो अच्छा दिख रहा है। उस टाइम मुझे उतना कुछ आता ही नहीं था वैसे फ्रैंकली, बट वो एपिसोड मेरे को पसंद इसलिए था क्योंकि मैंने फिल्म देखी, मैंने लाइनें नहीं लिखी अपने नोट्स में कि मुझे ये डायलॉग बोल के रखना है, क्या डायलॉग बोला है मैंने, वाह क्या सोचा है, उस टाइप से। मैंने बस उस टाइम पे नोट्स बनाए, पिन नोट्स, और उनके ऊपर मैं जब जितना मन किया उतना बात किया। आई थिंक मैंने 35 मिनट रिकॉर्ड किया और 25 मिनट का पॉडकास्ट बना, और मेरा फेवरेट पॉडकास्ट था वो पर्सनली, अगर मैं अपनी जजमेंट के हिसाब से जाऊँ तो मैं वही करना चाहता हूँ। मैं वो फॉर्मेट ट्राई करना चाहता हूँ, एटलीस्ट देखते हैं क्या होता है। इस सीज़न ट्राई करके देखते हैं, 15 एपिसोड आएंगे इस सीज़न भी, तो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है उस फॉर्मेट से, कि मैं बस फिल्म देख रहा हूँ, रफ नोट्स बनाए और उसके ऊपर 20, 25, 30 मिनट बोल के मैं काम ख़त्म। ऑब्वियसली कोलैबोरेटिव एपिसोड्स भी होंगे जो हल्के से और लंबे होंगे, क्योंकि मज़ा आता है मुझे वो करने में। फिर वो थोड़े लंबे हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि उस बहाने मेरी बातें हो आती है यार पुराने दोस्तों से, नए दोस्तों से। बट हाँ, काफ़ी हो गई फॉर्मेट की बातें, अब आई थिंक एपिसोड पे आते हैं। तो तारा वाला एपिसोड मेरा फेवरेट एपिसोड था, और मुझे बस लगा कि वेद से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये फिल्म इतनी, मतलब जब रिलीज़ हुई तब किसी ने देखी नहीं, और उसके रिलीज़ होने के बाद एक फॉलोइंग सी बन गई इस फिल्म को लेके। लेकिन इस फिल्म के बारे में जब भी कोई बात करता है, या वेद के बारे में जब भी कोई बात करता है, सब हमेशा ऐसी बात करते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपने आप जिस चीज़ के लिए बने हो आप उसको फॉलो करो। और वो है, वो एंगल है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि वो एक मेजर प्लॉट है। आई थिंक इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लॉट है कि ये फिल्म अपने आप में ही एक कहानी है। मुझे, आई थिंक मैंने सेम डायलॉग पिछली बार भी बोला था, मुझे नहीं पता, बट इस फिल्म में कहानी के अंदर कहानी है। ये फिल्म के जो ओपनिंग क्रेडिट्स आते हैं जब वो थिएटर में परफॉर्म कर रहा होता है, उसके बाद उसके चाइल्डहुड पे कट होता है, वो सारा इतना ड्रामेटिक सीक्वेंस है जहाँ पे आप एक फिल्म की कहानी की शुरुआत देख रहे हो, और कहानियों के थ्रू। इस फिल्म का स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे उस पर्सपेक्टिव से, कि इम्तियाज़ अली ने कहानी सुनाने का ट्राई किया कहानियों के थ्रू। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से अचीव किया है, बट ऑब्वियसली सबका पर्सपेक्टिव वेरी करता है इस केस में। तो ये जो ऑब्सेशन है ना कहानियों का, ये इस कैरेक्टर का सोल है, वेद की कैरेक्टर का सोल है। बचपन से लेके अपने कॉलेज डेज तक, फिर अपने जॉब में भी, एक तरीके से वो बस कहानियाँ ही ढूंढ रहा है, और क्या कर रहा है। मतलब कहानियाँ होती क्या है, कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं ना बस, और आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो उस हिसाब से आपकी कहानी बन जाती है। रियल लाइफ में कहानियाँ ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, बस 2 स्किल आने चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा इंटरप्रेट करना। और अगर आपके पास वो दोनों स्किल आ गए और उनमें आप वैरायटी डेवलप कर लेते हो, कहीं ना कहीं आप हर चीज़ में कहानी ढूंढ सकते हो। और ये मेरे ख्याल से इस फिल्म का एक बहुत बड़ा मोटो था जो हम मिस कर दिए। ये कहानी, ये फिल्म एक ओड है कहानियों के लिए। और हमने, पता नहीं, मैं ज़्यादा लोगों को डिस्कस करते हुए नहीं देखता हूँ कि ये फिल्म कैसे कहानी ढूंढना, कहानी बनाना, कहानियों को रोमांटिसाइज करना, उसको कितना पुश करती है उस एजेंडा को। ये कैरेक्टर कैसे हम लोगों की तरह एक तरीके से कहानी ढूंढ रहा है, अपने आप को एक कहानी के अंदर ढूंढ रहा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर आप ये देखो तो, हम अगर एक कैमरा के लेंस के थ्रू अपनी लाइफ देखें तो हम एक कहानी तो जी रहे हैं। ठीक है, उतनी फास्ट पेस नहीं है शायद, या उतनी
मतलब इंटेंस जितनी बॉलीवुड फिल्म या 2-2.5 घंटे की फिल्म होती है, बट ये 2-2.5 घंटे की फिल्म नहीं है यार, ये 80 साल की फिल्म है, 70 साल की फिल्म है। और इस स्पेस का अलग ही मज़ा है। तो अगर आप उस पॉइंट व्यू से देखें तो आप एक कहानी में ही तो हो, और आप वो कहानी ही तो फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हो। आप अपने आप को उस कहानी के अंदर फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हो। आई थिंक इस कैरेक्टर ने उस चीज़ को एकदम नेल किया है मेरे हिसाब से। कुछ कहानियाँ बहुत पर्सनल होती हैं जो आप अपने आप तक रखते हो, और कुछ कहानियाँ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही मतलब इतनी आप उसको अपने आप तक नहीं रख सकते हो। जैसे एक मैं दूसरी फिल्म का रेफरेंस दूंगा यहाँ पे, जैसे ZNMD में एक सीन था जब नसरुद्दीन शाह फरहान अख्तर के कैरेक्टर को पूछता है कि ये तो आप दूसरों के लिए बनाते हो, खुद के लिए क्या करते हो। तो वो जो खुद के वाला एक करने वाला एक आर्ट वाला फैक्टर होता है ना, आई थिंक वो एक बहुत पर्सनल सा रह जाता है। और जब आप इस बारे में सोचो कि मैं इस कहानी के अंदर अपने आप को ढूंढ रहा हूँ, उससे ज़्यादा पर्सनल एलिमेंट क्या हो सकता है। एटलीस्ट मेरे मतलब जितना मेरा रैशनल है इन चीज़ों को लेके, उसके हिसाब से आप अपने आप को ढूंढने का ट्राई कर रहे हो, आप अपने आप को फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हो। आप क्या हो, आप कहाँ बिलोंग करते हो, आपकी कहानी क्या है। और ये मतलब वेद का कैरेक्टर एक एंगल देता है इस पूरे प्रोसेस को, अपने आप को ढूंढने के प्रोसेस को। और वो एंगल है एक कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली 2 तरह के लोग होते हैं जिस फिल्म में दिखाए गए। एक प्रैक्टिकल लोग होते हैं और एक थोड़ा सा ड्रीमर लोग होते हैं। तो जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा ड्रीमर टाइप का हूँ वैसे तो, मैं पहले से ही नोटिस दे देता हूँ। जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, वो बहुत मेथडोकिल बहुत ही मेथड वाले होते हैं, बहुत ही ABC प्रोसेस ओरिएंटेड टाइप से होता है। उनको मतलब आप उनसे बात करोगे, आपको लगेगा कि इनकी लाइफ पूरी फिगर्ड आउट है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि इनको सब पता है। वो कोई बुरी बात नहीं है, बट आई थिंक जो ड्रीमर लोग होते हैं ना, वो रेलिश करते हैं द एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री, द एलिमेंट ऑफ द अननोन कहीं ना कहीं। क्योंकि आप जब एक ड्रीमर होते हो, आप कहीं ना कहीं जब आप नॉट नेसेसरली ड्रीमर, जब आप एक कहानी ढूंढ रहे होते हो, तो जो द अननोन पार्ट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उस कहानी के प्रोग्रेशन का, कि आगे कहाँ जाएगी। और आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ड्रीमर लोगों को। बट प्रैक्टिकल लोगों के पास जो एक एडवांटेज है वो ये कि वो रियलिटी से इन चेक रहते हैं, और जो ड्रीमर लोग हैं वो जनरली उतने नहीं रहते। और आप कहीं ना मतलब आई डोंट थिंक कि आप भाग सकते हो रियलिटी से। आप ट्राई करते हो जब आप हल्के से इनोसेंट होते हो, आप ट्राई करते हो रियलिटी से भागने का। जैसे आई थिंक रणबीर के कैरेक्टर ने भी किया था, काफ़ी टाइम तक वो रियलिटी से भागने का ट्राई करता था। जब वो बचपन में लोगों को, अपने टीचर को एक कैरेक्टर बनाता था, अपने हाउस सर्वेंट को एक कैरेक्टर बनाता था, एक स्टोरी का कैरेक्टर बनाता था। अब वो ट्राई कर रहा था कि मैं कैसे इन फिक्शनल वर्ल्ड के कैरेक्टर्स को मैनिफेस्ट कर दूँ रियल लाइफ कैरेक्टर्स में। वो लाइन ब्लर करना चाह रहा था उन दोनों के बीच में। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया और रियलिटी और ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग होने लग गई उसके ड्रीमर दिमाग माइंडसेट के साथ, आई थिंक उसको समझ आने लगा कि शायद ये सस्टेन नहीं किया जा सकता है जो हम सब के साथ होता है। और वो कहीं ना कहीं आई थिंक वो उस इनोसेंस की डेथ हो जाती है उस टाइम पे, कि हमें रियलिटी जब एक्सेप्ट करनी पड़ जाए और हमारा जो ड्रीम लैंड है, इनोसेंट सा ड्रीम लैंड जो कि ऑब्वियसली उतना प्रैक्टिकल नहीं है, जब वो कहीं ना कहीं हम टूटते हुए देखते हैं उस चीज़ को, वो इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द इनोसेंस दैट वी हैव। और फिर हम उसके बाद 2-3 तरीके से आई थिंक अपनी स्टोरी प्रोग्रेस करते हैं।
कुछ लोग जो मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा ही ड्रीमर वाइब के हुआ करते थे, वो आई थिंक अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने बस एक्सेप्ट कर लिया रियलिटी। कुछ लोग जो आई थिंक इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऐसे हैं कि हम लोग किसी न किसी तरह उसको पुश करना चाह रहे हैं कि आपके पास साधन है, आपके पास वो तरीके हैं कि आप उन चीज़ों को पुश कर सकते हो, आप उन रियलिटीज़ को पुश कर सकते हो कि अभी नहीं यार, बाद में डील करेंगे। वो एक प्रिविलेज है, आई थिंक वो एक प्रिविलेज है, क्योंकि वो सब नहीं कर सकते। सब लोगों की बस की नहीं है कि वो रियलिटी पुश करते रहें या रियलिटी से भागते रहें लंबे टाइम तक। और मैं किसी डिमीनिंग तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी सुपीरियर होने के तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, बस इस तरीके से बोल रहा हूँ कि किस तरह से लोग डील करते हैं रियलिटी को एक्सेप्ट करना, अगर आप ड्रीमर साइड से हो तो। इस फिल्म में एक तीसरा तरीका है, आप जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने का ट्राई करते हो लेकिन आप नहीं कर पाते हो, फिर क्या करोगे? आप उस रियलिटी को एक कहानी बना दोगे और अपने आप को मेंटली ऐसा बना दोगे कि आप एक कैरेक्टर बन चुके हो और अब आप वो कहानी जी रहे हो। इस तरीके से आपकी जो वो एक भूख है कहानियों की, वो भी फुलफिल हो रही है, आप रियलिटी भी जी रहे हो और आप एक तरीके से ड्रीमर भी हो अभी तक, क्योंकि आप खुद को एक कैरेक्टर बना चुके हो। इसका कॉस्ट इनोसेंस नहीं, इसका कॉस्ट आई थिंक अपनी खुद की आइडेंटिटी को खो देना है। आप खुद को खो देते हो क्योंकि आप जब उस कैरेक्टर बनते हो, आप इतने एनग्रॉस हो जाते हो उस कैरेक्टर के अंदर, इतने इन्वॉल्व हो जाते हो। जो इस फिल्म में आई थिंक रणबीर का कैरेक्टर है, जब वो अपने ऑफिस वाले कॉर्पोरेट कैरेक्टर में जाता है, जब वो वेद बनता है, वो मतलब एकदम एकदम नेल किया है उस कैरेक्टर ने इस चीज़ को कि कैसे आप एस्केपिज्म कर रहे हो असली रियलिटी से बाय मर्जिंग इनटू द रियलिटी इटसेल्फ एंड लाइक सबमिटिंग टू द रियलिटी इटसेल्फ। बहुत ही आई थिंक एक ऐसा एंगल था जो मेरे को बहुत डरावना लगा इन अ वे, क्योंकि मुझे पता है कि कभी ना कभी रियलिटी कैचअप करेगी मेरे साथ। मैं कब तक पुश कर सकता हूँ मुझे नहीं पता, और मैं बस ये सोच रहा था कि जब वो कैचअप करेगी तो क्या मैं ऐसे एक्सेप्ट करूँगा रियलिटी को। और आई थिंक वो बहुत हार्ड था एक्सेप्ट करना मेरे लिए उस तरीके से, और इस वजह से आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग हो गई थी मेरी ये फिल्म मेरे लिए, या ये कैरेक्टर मेरे लिए। बट देन अगेन जैसे जैसे मैंने तारा का कैरेक्टर देखा, मुझे समझ आया कि एक बैलेंस भी एग्जिस्ट कर सकता है बिटवीन एस्केपिज्म, बिटवीन एक्सेप्टिंग योर रियलिटी, बिटवीन प्रैक्टिकलिटी। और आई थिंक फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मैंने हमेशा स्ट्राइव किया है कि मैं एक बैलेंस इंट्रोड्यूस कर पाऊँ इन सब के बीच में। बट उसके बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस किया है तारा वाले पॉडकास्ट में, तो आपको अगर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें चले आओ, वो देख लो, है सब कुछ। मेरे ख्याल से वेद का कैरेक्टर जो था, उसका जो एक कॉन्फ्लिक्ट था इंटरनल, और उसने जिस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील किया था, द कॉन्फ्लिक्ट बीइंग कि मुझे कहानियाँ चाहिए, मुझे कहानियाँ सुनानी है, मुझे कहानियाँ लिव करनी है, रिलिव करनी है। और उसने ऐसा डील किया कि उसने खुद को अपनी लाइफ को एक कहानी, उसने खुद को अपनी लाइफ को एक कैरेक्टर बना दिया और अपने आप को सैक्रिफाइस, हिज ट्रू आइडेंटिटी वाज सैक्रिफाइस्ड फॉर दैट। आई थिंक वो जो प्लॉट था पूरे फिल्म का, वो मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत हार्ड हिटिंग। उसको कोप अप कैसे करते हैं यूजुअली लोग?
आई थिंक जब आप फंस जाते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको नहीं, जब आपको लगता है कि रियलिटी ज़्यादा ही क्लोज आ चुकी है कंफर्ट जोन के आपके, तो आप उसको एस्केप करना चाहते हो. एस्केप कैसे करते हो? कहीं दूर चले आते हो, जैसे कॉर्सिका. कॉर्सिका जाके आप कोई कैरेक्टर बन गए दूसरा, जो आपके ओरिजिनल सेल्फ से सबसे क्लोजेस्ट हो. जो इस केस में वेद का था वो डॉन वाला कैरेक्टर, जहाँ पे वो मिला था दीपिका पादुकोण कैरेक्टर के साथ. दीपिका ने उसको देखते असेस कर लिया था कि शायद ये इसका असली कैरेक्टर है, क्योंकि इंसान की असलियत ना आप पकड़ सकते हो. अगर आपका उसके साथ कनेक्शन हो ना, आपको समझ आ जाता है कहीं ना कहीं कि ये कब अपना ट्रू सेल्फ बन रहा है और कब नहीं. शायद सबके साथ ना हो ऐसा, लेकिन मेरा बहुत छोटा सा सर्कल है, मुझे समझ आ जाता है उन लोगों की, मैं बहुत क्लोज हूँ उन सब लोगों के साथ. तो आई थिंक ये जो एस्केपिज्म है यहाँ पे, उसमें आप देख रहे हो दो तरीके से लोग कैसे डील करते हैं. एक वेद है जो बाइनरी में स्विच करता है कि एक उसका ऑफिस वाला उसका कैरेक्टर वो अपना स्टोरी जी रहा है, और एक उसका कॉर्सिका वाला वो कैरेक्टर जी रहा है, विच इज़ अगेन नॉट हिज ट्रू सेल्फ, लेकिन सबसे क्लोज उसी के वही है. दीपिका इज़ डिफरेंट. दीपिका इज़ कि वो हमेशा एक पाँव रखती है रियलिटी के अंदर, और सॉर्ट ऑफ लाइक बकचोदी मचाना चाहती है ड्रीमर लैंड में. क्योंकि हाँ यार, मतलब आप जब एज करते हो, जब आप चीज़ें जानते हो, जब आप चीज़ें समझने लगते हो, आप ना चाहते हुए भी वो इनोसेंस नहीं रख सकते. वो जो एक इनोसेंस आता है ना, एक चीज़ें ना जानने वाला, वो चला जाता है. तो द बेस्ट आप कर सकते हैं वो ये है कि आप स्टूपिडली बिहेव करो. आप वैसे ही वो इनोसेंस ला सकते हो अपनी लाइफ में वापस. एंड आई थिंक दीपिका का कैरेक्टर वो बहुत अच्छी तरीके से करता है. वेद नॉट सो मच. वेद इज़ लाइक बाइनरी. मैं एकदम या तो डॉन टाइप से हूँ या फिर मैं एकदम वेद द कॉर्पोरेट गाय टाइप से हूँ. एंड आई थिंक वो एस्केपिज्म हम सब कहीं ना कहीं ढूंढते हैं जब हम कहीं ऐसे फंस जाते हैं जहाँ पे हमें हमारी रियलिटी नहीं पसंद आती है. क्या पता शायद जब आपको आपकी रियलिटी पसंद, तब भी आप एस्केप करना चाहो किसी और रीज़न की वजह से. मैं अभी उस स्टेज में पहुँचा ही नहीं हूँ कि मेरे को रियलिटी एस्केप करनी पड़े और मुझे ढूंढना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं. मैं एस्केपिज्म उतना नहीं ढूंढता हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं उसमें रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता. अरे बाप रे, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है इस पॉडकास्ट के बीच में. मुझे इतना ज़्यादा रॉ नहीं करना है. अच्छा ठीक है, सॉरी. लेकिन हाँ, एक तरीका ये है आपका डील करने का इस सॉर्ट ऑफ रियलिटी के इन्फ्लिक्शन से, या फिर रियलिटी के इंट्रूजन से आपके मेंटल स्पेस में. बट प्रॉब्लम क्या है ना इसमें, इस एस्केपिज्म में जो वेद करता है बाइनरी वाला, कि आप एस्केप तो कर रहे हो रियलिटी, लेकिन आप वापस रियलिटी में नहीं जा रहे हो. आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जो आपने खुद बनाई है अपने लिए. तो ऑलमोस्ट फ्लिप हो चुका है. आप रियलिटी से एस्केप नहीं कर रहे हो, आप एक कैरेक्टर से एस्केप कर रहे हो और अपना रियल सेल्फ बन रहे हो कॉर्सिका में जाके. अब वो ऑब्वियसली शॉर्ट लिव्ड है, और धीरे धीरे आई थिंक कहीं ना कहीं वो शॉर्ट लिव्डनेस जो होती है वो काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो. आप कब तक भाग सकते हो अपने रियल सेल्फ से? कब तक भाग सकते हो उस क्वेस्ट से कि मेरा रियल सेल्फ क्या है? तो आई थिंक जब तारा आई तो उसने उसको उस पूरे प्रोसेस आई थिंक जब तारा आई तो उसने पूरे प्रोसेस को जो था ये टू फाइंड योर सेल्फ और escaping reality by creating an alternate reality, उसने इस पूरे प्रोसेस को एकदम कैटलाइज कर दिया था. कि वो आई, उसने देखा कि तू ये है, उसने उसको कन्फ्रंट किया कि वेद तू ये है, मैंने तुझे देखा है, मैं जानती हूँ तू क्या है. और उस चक्कर में वेद वॉज फोर्स्ड टू रिफ्लेक्ट, क्वाइट लिटरली रिफ्लेक्ट.
तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वेद के 3 पर्सनालिटीज़ हैं इस पूरे फिल्म में. एक तो पर्सनालिटी है जहाँ पे वो चीज़ें बनाता है, स्टोरीज़ बनाता है, स्टोरीज़ मैनिफेस्ट करता है, पुरानी कहानियाँ, सोनी महिवाल की कहानी, संयुक्ता की कहानी, रोमी जूलियट की कहानी. एक है जहाँ पे वो उसका खुद का सेल्फ है, जो उसका ट्रू पर्सनालिटी है वो. और जो तीसरा पर्सनालिटी है वो ये है जहाँ पे वो कॉर्पोरेट वेद है. और आप इस फिल्म में इन तीनों पर्सनालिटीज़ को मिरर्स के थ्रू देख सकते हो. आप जब मिरर्स देखेंगे इस फिल्म में काफ़ी सारे सीक्वेंसेस, काफ़ी सारे सीन्स में, तो मिरर्स में आपको दिखेगा कि कई बार 3 मिरर्स का यूज़ किया गया है. और वो 3 मिरर आई थिंक मेरे हिसाब से वो सिग्निफाई करते हैं उन 3 पर्सनालिटीज़ को. कई बार आप देखोगे कि ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे एक पर्सनालिटी दूसरे पर्सनालिटी से बात कर रही है तो एक ही मिरर का यूज़ किया गया है. एक काइंड ऑफ एक विंडो है उसके माइंड के अंदर, वेद के माइंड के अंदर वो मिरर्स. और सबसे रिफ्लेक्टिव या सबसे विजुअल फॉर्म है हम लोगों के लिए उसके माइंड के अंदर घुसने का. तो इस फिल्म के जो मिरर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट चीज़ें थी जो मैंने नोटिस की थी 2015 में जब मैंने फिल्म देखी थी. आई थिंक नवंबर 2015 में कभी ये फिल्म आई थी यार. और मैं बहुत फैसिनेट हो गया था इस पूरे मिरर वाले सीक्वेंस से. तो क्योंकि मुझे याद है कि वो तीनों मिरर तो दिखाए थे और वो कॉन्फ्लिक्ट्स उन पर्सनालिटीज़ के बीच की कॉन्फ्लिक्ट, उन पर्सनालिटीज़ के बीच की बातें भी दिखाई थी मिरर्स को यूज़ करते हुए. और इन दी एंड आई थिंक उन्होंने जो एक मिरर वाला सीक्वेंस दिखाया जब उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया था, तो उसमें भी जो एक मिरर दिखाया था उन्होंने, उसमें वो अपना ट्रू सेल्फ था. एक पूरा कैरेक्टर आर्क आप देख सकते हो इस बंदे का जस्ट थ्रू हिज इंटरेक्शन विद हिज मिरर्स. मतलब आप एक शॉर्ट फिल्म बनाओगे जिसमें सिर्फ मिरर्स दिखा रहे हो, उस मिरर के साथ बंदे का इंटरेक्शन दिखा रहे हो, तो वो भी उसमें भी कैरेक्टर आर्क दिख जाएगा आपको रणवीर के कैरेक्टर का, वेद के कैरेक्टर का. वो मुझे बहुत ज़्यादा ही फैसिनेटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है. अगली बार अगर आप फिल्म देखोगे तो फ्री नोटिस करना है, कर चुके होगे आप लोग यार, आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो आप लोग. तो आई थिंक ज़्यादा मैं और पाइल ऑन नहीं करना चाहूँगा इस पर. हिंट है वैसे कि अगले कुछ एपिसोड में और कौन आने वाला है. बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये फिल्म इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग व्हाट योर पैशन इज़. वेद मतलब मेरे ख्याल से एक कैरेक्टर स्टडी है इस जॉनरा में जहाँ पे कहानियों की इम्पोर्टेंस सिग्निफाई की गई. और हम जो ऑडियंस है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक वेद है या हमारे अंदर भी एक तारा है. और जैसे इस फिल्म में वेद अपनी कहानी ढूंढ रहा है कहानियों के थ्रू, हम शायद इस फिल्म के थ्रू अपने आप को ढूंढते हैं, या शायद हमें मिल भी जाता है, शायद इन कैरेक्टर्स के थ्रू, शायद वेद के थ्रू, शायद तारा के थ्रू. ये फिल्म बहुत ही मेटाफोरिकल है, ये फिल्म बहुत ही पर्सनल है. आप पर्सनली इस फिल्म को बहुत रिलेट कर सकते हो और हर बंदे का वर्जन अलग होगा. क्योंकि जैसे फिल्म ने कहा है कि ऑल्दो कहानी सेम होती है सबकी, बट क्योंकि हम अपने आप को उस कहानी के अंदर ढूंढते हैं, तो वो जो जर्नी होती है ना, वो ढूंढने की जर्नी होती है ना, वो अपने आप में जो कहानी होती है ना, वो फिर उस पूरी कहानी को बहुत पर्सनल एलिमेंट, एक बहुत पर्सनल टच देती है. तो चाहे वो कहानी ज़रूर ऑन पेपर सेम हो, वही सेम स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, सेम एक्टर्स, सब कुछ सेम, बट हम सब के लिए वो बहुत अलग होती है. हम सब के लिए उसका मायना बहुत अलग होता है, हम सब के लिए उसका इंटरप्रिटेशन बहुत अलग होता है. और मैं अपने इंटरप्रिटेशन को अब यहाँ ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा ये सब एपिसोड्स, जैसे मैंने बोला था. बट हाँ, कहानियों के ऊपर ये मेरी छोटी मोटी अटेम्प्ट, कहानियों की इम्पोर्टेंस के ऊपर, हमारी लाइफ में कहानियों के ऊपर, हम खुद एक कहानी है उसके ऊपर, और हम कैसे अपने आप को इन कहानियों की तरह ढूंढते हैं उसके ऊपर. फाइनली वेद के ऊपर, जो इन सब चीज़ों का एक अमालगमेशन है. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टेक 2.
सीज़न 2 रिकॉर्ड हो गया, मैं थोड़ा खुश हूँ भाई, रिकॉर्ड हो गया भाई। बट हाँ, थैंक यू। मैं आपको आई थिंक 10-15 दिन में फिर से मिलूँगा होपफुली। थैंक यू, बाय।